दरबार सिंह नेगी नाम के एक सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए पुरस्कार से नवाजे गए। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई। ख्वाहिश ये थी कि कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का निर्माण हो, चूँकि वो उत्तराखंड, जो आज का उत्तराखंड है, उस क्षेत्र के रहने वाले थे। इस घटना को 100 बरस से ज़्यादा बीत चुके हैं। तब तो उनका सपना पूरा नहीं हो सका था, लेकिन अब वो सपना साकार होने को है। प्रकृति की गोद में बसा उत्तराखंड अब यहाँ इतिहास रचा जा रहा है। इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार बन रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के जरिए। आइए जानते हैं इस परियोजना की चुनौतियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। हमारे साथ हैं RVNL के CMD प्रदीप गौड़ साहब। स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ हैं BN सिंह जी, जो कि प्रधान सलाहकार हैं RVNL में, और इसी के साथ रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। दिलीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से जो छोटा चारधाम जिसे कहा जाता है, उस रेल परियोजना की बात हो रही थी। कर्णप्रयाग तक रेल जो परियोजना है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, वो अपने आप में कितनी अहम है? पूरे देश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो, इसके लिए भारतीय रेल की कोशिशें लगातार जारी है। कई दुर्गम इलाकों में हम लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे तो पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने का मामला हो, या फिर सिक्किम तक रेल लाइन बिछाने का मामला हो, या फिर देश के जो दूसरे अन्य क्षेत्र हैं जैसे रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने का मामला हो। तो सभी जगह हमारी कोशिश है कि सुदूर हिस्सों को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाए, और इसी कोशिश में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। उत्तराखंड की जो भूमि है वह देवभूमि कहलाती है। यहाँ पर 4 धाम जो हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। यहाँ पर लाखों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं। इन चारों धामों के प्रति लोगों की श्रद्धा है, और जब लॉजिस्टिक का अच्छा विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। इसी के मद्देनज़र भारतीय रेल ने रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से यह परियोजना प्रारंभ की है, और इस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यह परियोजना इस मामले में महत्वपूर्ण है कि 125.2 किलोमीटर की कुल लंबाई में 105 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वह विभिन्न सुरंगों से होकर के गुजरेगी। बाकी 2 किलोमीटर का एरिया पुलों से होकर के गुजरेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि 85 से 87% भाग जो है वह या तो रेलवे सुरंग होगी या पुल होगा, और कुछ ही एरिया ऐसा है जो कि समतली क्षेत्र में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह एरिया कितना दुर्गम था, और शायद यही वह कारण है कि ब्रिटिश पीरियड में भी यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं बिछा जा सकी। लेकिन सरकार अब प्रतिबद्ध है कि कर्णप्रयाग को योग नगरी ऋषिकेश से जोड़ा जाए, जिससे आम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो। अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जाने में लोगों को 5 से 6 घंटे और कभी कभी 7 से 8 घंटे का भी समय लग जाता है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं है। इस रेल लाइन के बन जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर लेंगे, और जो दूरी है कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की वह 6 घंटे से कम होकर करके मात्र 2 से 2.5 घंटे की रह जाएगी। जी बिल्कुल। CMD साहब, आपसे समझना चाहेंगे। प्रदीप जी ये बताइए, क्योंकि हाल ही में एक जो मुख्य परियोजना थी पंबन ब्रिज की, वो आप लोगों ने RVNL ने पूरी की है। एक परियोजना आपके हाथ में है, और हिमालय क्योंकि यंग माउंटेन्स माना जाता है, अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो किस तरीके की चुनौतियां अब तक पेश आई हैं, और सबसे प्रमुख चुनौती क्या रही? इसमें जो हिमालयज़ हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये यंग माउंटेन्स हैं। दूसरा, जियोलॉजिकली, जियोटेक्निकली और मूवमेंट्स के हिसाब से मुझे ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड का ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एरिया है टनलिंग के लिए और उसके लिए। तो इसमें तो चुनौतियां आनी थी, और लेकिन उन चुनौतियों को की प्लानिंग कैसे की जाए वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो उसमें RVNL ने बहुत ही एक अच्छा तरह से इसकी प्लानिंग की, इस पूरे काम की, ताकि चुनौतियों को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन चुनौतियों को कैसे उनसे निपटा जाए वो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है। तो इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग हुई, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई
लेटेस्ट इसके जो भी वर्ल्ड में अवेलेबल मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इसमें अडॉप्ट किए गए। दूसरा, इसकी प्लानिंग इस तरह से की कि जो भी मशीनरी इसमें डिप्लॉय हो रही है जी, वो वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरी है जी। मतलब उसमें जैसे जो टनलिंग में नॉर्मली जो मशीनरी यूज़ होती है वो ड्रिल जंबोज होते हैं, लोडर्स होते हैं, ये सब इस तरह के यूज़ किए गए ताकि इसमें बहुत ही सेफ़ और बहुत ही फास्ट ऑपरेशन। दूसरा, मुझे बताने में एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इंडियन रेलवेज में पहली बार माउंटेन में टनल बोरिंग मशीन का यूटिलाइज़ किया गया। ये जो हिमालयाज़ जो माउंटेन्स हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग होते हैं, तो जनरली लोग इसमें टनलिंग को दो तरीके से किया जाता है। एक तो कन्वेंशनल ड्रिल एंड ब्लास्ट है या टनल बोरिंग मशीन है, लेकिन हिमालयाज़ में ड्रिल एंड ब्लास्ट को लोग सेफ़ समझते हैं ताकि इसमें उतने रिस्क नहीं होते जो टनल बोरिंग मशीन में होते हैं। लेकिन उसकी स्पीड रहती है 60 से 100 मीटर पर मंथ टनलिंग की। लेकिन जैसा दिलीप जी ने बताया, इसमें इतनी सारी टनल्स थी, इतनी लंबी लंबी टनल थी, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट टनल थी वो 14.58 किलोमीटर की टनल थी। अब उसको अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते तो उसमें कम से कम 9 साल लगते। अच्छा। तो उसको कम करने के लिए ये हम लोगों ने सोचा कि इसका तरीका टनल बोरिंग मशीन से किया जाएगा। हालांकि टनल बोरिंग मशीन की जो पास्ट में कुछ सक्सेसेस भी थे लेकिन काफ़ी फेलियर्स भी थे। लेकिन यहाँ मैं आरवीएनएल की जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है और इसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने इसमें टनल बोरिंग मशीन का यूटिलाइज़ किया, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, सारे मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट किया गया, केस स्टडीज़ पढ़ी गई कि कहाँ सक्सेस हुई, कहाँ फेलियर्स हुई, उसके क्या कारण थे, वो सब लेके और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। वर्ल्ड की बेस्ट टनल बोरिंग मशीन, बेस्ट डिज़ाइन उस कंडीशंस के हिसाब से की गई। तो उस सब का नतीजा है कि आज हम लोग टनल बोरिंग मशीन जो कि इतनी लंबी टनल को हम बल्कि उसको एक्सकेवेट करने में, सक्सेसफुली एक्सकेवेट करने में हम लोग सक्सेस। प्रदीप जी, आपने टीबीएम की बात की, जो कि बीते कई सालों में हम सुन रहे हैं हिमालयन टनलिंग मेथड, तो उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। जो ये हिमालयन टनलिंग मेथड है, क्या उसका भी इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि लंबा जो ये पूरा क्षेत्र है उसमें टनल्स का ही इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही हैं, उसके बारे में बताइए। ये जो हम लोगों ने इसमें इनोवेशंस की, क्योंकि वर्ल्ड में जनरली दो टाइप के मेथड्स ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। एक तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड है, एक नॉर्वेजियन मेथड ऑफ टनलिंग है। तो हम लोगों ने उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अपना एक मेथड निकाला जो कि हिमालय स्पेसिफिक था। तो इसको हम मतलब राइटफुली वी कैन कॉल इट एज ए हिमालयन टनलिंग मेथड, ताकि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड को ऑस्ट्रिया में डेवलप किया गया, वहाँ एल्प्स के लिए किया गया। नॉर्वेजियन टनलिंग मेथड एक डिफरेंट टाइप के हिल्स के लिए यूज़ किया। उन दोनों की प्रैक्टिसेस को यूज़ करके प्लस इंडियन एक्सपीरियंस को यूज़ करके फिर हमने इसको हिमालयज़ के जो स्पेसिफिक्स हैं, जो यूनिकनेस है, उसको करने के लिए ये अपनी इनोवेशंस की। तो उसको हम डेफिनेटली प्राउडली वी कैन से वी हैव डन इट विद हिमालयन टनलिंग मेथड। निश्चित तौर पर देश विदेश से लोगों की रुचि इस हिमालयन टनलिंग मेथड को लेकर है, जो कि आप लोगों की विशेष उपलब्धि है। बीएन सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये बताइए कि हम क्या माने, कहाँ तक लगभग काम हो चुका है, कितनी सफलता आपको मिल चुकी है? ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो रेलवे लाइन है, अभी कितना और काम होना बाकी है? देखिए, टोटल 125 किलोमीटर लंबा कार्य है, जिसमें हमारे जो 16 टनल हैं और 12 स्केप टनल हैं, सभी जगह पे काम चल रहा है। और हम लोग करीब महीने में 400 मीटर के करीब टनलिंग कर ले रहे हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि 26-27 में इसको पूरा किया जाए। और जहाँ तक कार्य की प्रगति का सवाल है, तो ये आपको मैं बता दूं कि इस पूरे क्षेत्र में जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी पैकेज में काम चल रहा है,
उसमें बहुत स्मूथ काम हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ अपने टेक्निकल एबिलिटी या उस पर कुछ शंका करना पड़े। जी, अभी आपने देखा होगा कि हिमालय में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, टनल में स्लिपेज हुआ था। उस समय भी जब ज़रूरत पड़ी थी तो आर्मिनल को बुलाया गया था जी, और हमारे इंजीनियर्स ने वहाँ पे उनको सहयोग भी किया था। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कार्य अपने समय पे पूरा हो रहा है। और जो अभी TBM की बात चर्चा चल रही थी, उसमें एक बात बताना चाहूँगा कि TBM एक स्पेशल टाइप की मशीन, उसके आगे एक हेडर होता है जी, जी, जी। जिसको साइट पे पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम है। तो रास्ते में जितने भी ब्रिज थे ऋषिकेश से लेकर के साइट तक जाने के लिए, उस ब्रिज जो थे उसके लिए अनसेफ थे। हम लोगों ने बहुत से ब्रिज की स्ट्रेंथनिंग की, कई जगह पर क्लियरेंस लिए स्पेशल टाइप के उनके ट्रांसपोर्टेशन कैरेज व्हील एक्सिल्स बढ़ाए, फिर हम उस साइट पर ले जा पाए। और उसमें जो जब टनल को TBM के हेड को नीचे उतारा गया तो उसके साथ में उसका जो बैकअप वर्क होता है, जैसे कि जो मटेरियल को आगे कट करता है उसको वापस ले आते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसके लिए डीजल जनरेटर, कंट्रोल पैनल, सब पूरा एक वर्किंग सिस्टम होता है जिसकी एक पूरी ट्रेन की तरह होता है। वो 200 से 250 मीटर तक की लंबाई हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें करते हुए इस हिमालयन टेरेन जो कि एक्टिव जियोलॉजी है उसमें ये कार्य पूरा हो गया और 14 किलोमीटर एक टनल सक्सेसफुली करके बाहर आ गई। कहीं पर टनल फंसी नहीं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये राष्ट्र गौरव का विषय है। निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है। और दिलीप जी, अभी रेल मंत्री ने हाल ही में दौरा किया और जो वहाँ प्रमुख टनल है उस पर ब्रेक थ्रू हासिल किया गया था, तो उसके बारे में बताइए, वो क्या उपलब्धि रही जब रेल मंत्री वहाँ गए? और चूँकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर मौजूद थे, सारे इंजीनियरों में काफ़ी उत्साह था, तो उस टनल के बारे में हमें ख़ास तौर पर बताइए कि जो हाल ही में टनल वहाँ पर ब्रेक थ्रू हासिल किया गया है। इस परियोजना के तहत जो सबसे बड़ा टनल है वह देवप्रयाग और जानसू के बीच में है और जिसकी लंबाई जो है वह है 14.58 किलोमीटर। ये इसमें 2 टनल बेसिकली पैरेलल बना है, एक मुख्य टनल है और एक एस्केप टनल है। तो इन दोनों को बनाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ TBM लगाया गया। जो 2 TBM हैं वो हैं शक्ति और शिवा। तो शक्ति और शिवा के कमाल से और उनके बेहतरीन उपयोग से यह तेज़ गति से निर्माण कार्य पूरा हुआ। और जब इसका ब्रेक थ्रू किया जाना था तब माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी दोनों वहाँ पर मौजूद थे। और निश्चित रूप से वो जो दिन था वो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक था। इस वर्ष जब हम भारतीय रेल की स्थापना के 172वां साल या स्थापना दिवस मना रहे थे, उसी दिन यह ब्रेक थ्रू हासिल हुआ और पूरा गौरव और खुशी का माहौल था, क्योंकि एक ऐसा काम किया गया जो कि पहले समझा जा रहा था कि जिसको करने में हमको वर्षों लग जाएंगे। उस वर्षों के काम को, मैंने 8 या 10 वर्ष के काम को हम लोगों ने 2 से 2.5 वर्ष में पूरा कर लिया। और ट्विन टनलिंग के मामले में दुनिया का सबसे तेज़ टनलिंग का काम जो है वो भारत में पूरा किया गया। तो इसके पहले जो TBM का इस्तेमाल करके यूरोप में एक टनल बना था, उसमें क्या था कि एक टनल को बनाने में 2 मशीनें एक साथ लगाई गई थी और तब उन लोगों ने 450 मीटर प्रति मंथ का लक्ष्य हासिल किया था। भारत में RVNL और उनकी टीम ने क्या किया कि एक ही मशीन लगाया, शक्ति को लगाया, और जो मुख्य टनल है वह प्रति माह औसतन 413 मीटर की स्पीड से टनलिंग का काम हुआ। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक मशीन जो है इतना तेज़ी से टनलिंग करने में सफल रहा, और वो भी हिमालयन टेरेन में, जो कि न्यू माउंटेन है जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं ज़्यादा घटती है। तो चूँकि यहाँ पर जो हिमालयन टनलिंग मेथड से हम लोग काम कर रहे थे, तो निर्माण के साथ साथ टनल के स्ट्रेंथनिंग पर भी लगातार काम किया गया। तो ये स्ट्रेंथनिंग से पर काम करने से फ़ायदा यह हुआ कि काम करने की स्पीड भी बढ़ी और टनल को मजबूती भी प्रदान किया जा सका। साथ ही इसके लिए एक नया डिज़ाइन भी तैयार किया गया। उस डिज़ाइन के हिसाब से काम करने से भी हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई और ये काम जो है वो पूरा हुआ। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल संक्षेप में, जैसा कि एस्केप टनल की को लेकर बात हुई थी, एस्केप टनल की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या 3 किलोमीटर से ज़्यादा हो तब पड़ती है? और इस टनल को लेकर, एस्केप टनल को लेकर क्या जो मापदंड हैं वो क्या हैं?
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहाँ भी ये बेसिकली एक सेफ्टी मैकेनिज़्म है कि अगर टनल में कुछ भी हो जाए तो जैसे कि इसका नाम ही एस्केप टनल है कि लोग ट्रेन से उतर के और वो क्योंकि अगर टनल के अंदर इतना क्लोज एटमॉस्फेयर होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए बाई चांस, भगवान ना करे ऐसी हो, तो लोगों में पैनिक हो जाता है। तो एक पैरेलल एक एस्केप टनल बनाई जाती है जहाँ भी टनल की लेंथ 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है और हर 350 मीटर पे क्रॉस पैसेज दिए जाते हैं, ओपनिंग दी जाती है ताकि इस टनल से दूसरी टनल में जा सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और ये एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी देता है जो भी रेलवे ट्रैवलिंग के जो हमारे पैसेंजर्स होंगे उनके लिए भी कि एक एस्केप टनल अवेलेबल है कि कभी भी कोई अगर मुश्किल होती है तो मुश्किल होती है उसके लिए। तो दूसरा सवाल प्रदीप जी ये बताइए कि जब ये टनल बनाने का काम चल रहा था, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी कि अगर कहीं खुदाई हो रही है उसमें पानी की लगातार धारा आ रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना, तो उस घटनाक्रम के बारे में समझना चाहेंगे कि कब जो था समय सबसे चुनौतीपूर्ण आपको लगा और फिर उसके लिए क्या हल निकाला गया? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि यहाँ जो जियोलॉजी है हिमालयाज़ की, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी है। किसी भी फेस में कभी भी चेंज आ जाता है, तो इसके लिए हम इसको एक एडवांस प्रोबिंग करते हैं। वो 60 मीटर तक एडवांस में एक छोटा प्रोब करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आगे 60 मीटर तक हमें क्या मिलेगा। ऐसे ही तो इससे क्या होता है कि जहाँ भी कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है किस टाइप का काम। दूसरा, आर्विनल ने पहली बार कंट्री में एक एयरबॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्वेस्टिगेशन किया। ये हेलीकॉप्टर से बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। इसमें हेलीकॉप्टर से पूरा बिकॉज़ आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि हर जगह पहुंचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी दुर्गम वो हैं, पहाड़ियां हैं, रास्ता है। तो एक हेलीकॉप्टर से इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसको उस पर फेंका जाता है हिल्स पे, और उससे जो रिबाउंड से जो भी चीज़ें आती हैं उससे पता चल जाता है कि अंदर क्या है। ये वाटर बियरिंग स्ट्रेटा के लिए बहुत ही रिलायबल है। ये पहली बार यूज़ किया गया और इससे हमें क्या हुआ, एक तो जब हमने अलाइनमेंट डिसाइड की तो उससे हम इस टाइप के स्ट्रेटा को अवॉइड कर पाए जहाँ एक्वीफर्स हों या पानी का सोर्स हो। दूसरा, जहाँ क्योंकि हमें कुछ जगह जहाँ हमें मालूम था कि पानी आने वाला है तो हम उसकी एडवांस प्लानिंग कर पाए। जैसे मैंने कहा, चुनौतियाँ तो आनी हैं, लेकिन चुनौतियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, उसके लिए एडवांस प्लानिंग करना, वही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सक्सेस है कि हमने उस चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और उनको प्रिडिक्ट किया और अच्छी इन्वेस्टिगेशन और उसको फिर टैकल किया। जी, शुक्रिया। दिलीप जी, चूँकि स्टेशन पर हम बात करें तो ऋषिकेश में बड़ा खूबसूरत स्टेशन बनाया गया, यात्री सुविधाओं से युक्त, काफ़ी बेहतर यात्री सुविधाएं हैं, तो क्या प्लानिंग है जो नए स्टेशन बनेंगे वो इसी पैटर्न पर बनेंगे या इससे और बेहतर बनेंगे? क्या जो ट्रैफिक है उसे हैंडल करने के लिए और ख़ास तौर पर यात्री सुविधाओं के लिए क्या इंतज़ाम होंगे? देश में जितने भी नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसमें न सिर्फ पैसेंजर एमिनिटीज़ पर काफ़ी जोर है, बल्कि उसका जो एस्थेटिक्स है वो इस ढंग से डेवलप किया जा रहा है और बनाया जा रहा है कि वहाँ की स्थानीय संस्कृति, देश की गरिमा, मर्यादा, उन सब का भी प्रतिनिधित्व करे। जैसे मैंने कुछ देश में अभी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, चाहे वो रामेश्वरम हो या फिर भोपाल हो, तो सभी स्टेशन मतलब कि 1300 से ज़्यादा स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है। ऋषिकेश जो कि योग नगरी के रूप में फेमस है, तो उस स्टेशन का डेवलपमेंट वहाँ की जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है उसके अनुकूल किया गया है। जो नया स्टेशन ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन में बने
बनेगा, इसमें भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड की जो ऐतिहासिकता है, उन सब को समेटे हुए हम ऐसे स्टेशन बिल्डिंग बनाएं जो कि न सिर्फ पैसेंजर को उनके नीड्स के हिसाब से कैटर कर सके, बल्कि उनको एक आध्यात्मिक और एक विशिष्ट अनुभूति भी प्रदान करे कि वह देवभूमि उत्तराखंड में है। तो ऐसी कोशिश इस प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। प्रदीप जी, कितनी मेरी जानकारी के मुताबिक 46 जो नियोजित ब्रेक थ्रू हैं, टनल्स हैं, वो हैं, उनमें से लगभग कितने पूरे किए जा चुके हैं और आगे की क्या परियोजना है? जो भी ब्रेक थ्रू हैं उसमें से अभी 40 ब्रेक थ्रू हो गए हैं। अच्छा। और हम कह सकते हैं कि जहाँ तक एक्सकेवेशन की बात है, ऑलमोस्ट 90% एक्सकेवेशन हो गई है। ये भी अगेन एक बहुत गौरव का विषय है कि हमने 2020-21 में इस काम को शुरू किया और केवल 4-4.5 साल में हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि मोर देन 90% काम कंप्लीट हो गया है एक्सकेवेशन का, और उसके साथ साथ लाइनिंग चल रही है, फिर बैलेस्टलेस ट्रैक चल रहा है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये नॉट ओनली हमारे देश के लिए, इवन वर्ल्ड स्टेज के लिए भी ये एक बेंचमार्क होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें इतनी ज़्यादा टनलिंग इन्वॉल्व है, वो इसका पूरा हो गया। दूसरा एक बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे दिलीप जी ने बताया 125 किलोमीटर में से 105 किलोमीटर टनल्स में है, 2-3 किलोमीटर ब्रिजेस के अंडर है, बाकी केवल यार्ड्स हैं। तो ये ऑल वेदर अवेलेबिलिटी होगी, कोई लैंडस्लाइड नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कोई इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो बहुत ही सिक्योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम 87-88% टनल्स में से जा रहे हैं या उसमें से जा रहे हैं, ब्रिजेस में से जा रहे हैं, मतलब वहाँ की जो फ्लोरा एंड फोना है, मतलब वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, उसको बिल्कुल कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये मतलब ये रेलवेज़ का जो वर्किंग है, ये मैं उसको क्रेडिट करना चाहूँगा कि रेलवेज़ का नॉट ओनली ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इवन कंस्ट्रक्शन में भी ये इतना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि हमने किसी भी हिल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है। अगर हम इसको कहीं हिल के साइड से जाते तो बहुत कटिंग करनी पड़ती, ऑलरेडी जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको और इफ़ेक्ट होता। इसमें टनल से जाने से आप इमेजिन करेंगे, अगर एक पहाड़ को देखें, उसमें से जस्ट एक 8-9 मीटर डायमीटर की एक टनल चली जाती है, पहाड़ की हाइट 1000 मीटर होती है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि इससे कोई भी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तीसरा एक और चीज़ मैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि ये जो एडवांस प्लानिंग की गई, तो इसमें मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का मतलब इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए कि हमें कभी कोई एग्रीगेट्स का नुकसान ना। दूसरा, जो हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अप्लाई किए वो उन्होंने बहुत फास्ट स्पीड से किए। और मुझे मतलब रियली मैं एज ए मतलब इस देश का वो होने के सिटीज़न होने के नाते मुझे गर्व है कि हमने वहाँ एक भी जनरेटर यूज़ नहीं किया है काम करने में। सारी की सारी टनलिंग में इतनी एक्सटेंसिव, इतनी हाई एनर्जी इंटेंसिव मशीनरी लगती है, उसमें भी हमने प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई से काम किया है, कोई जनरेटर यूज़ नहीं किया है। तो मतलब ये अपने आप में एक मॉडल प्रोजेक्ट है, बेस्ट ऑफ मशीनरी, बेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस एंड ऑल वेदर अवेलेबिलिटी एंड एब्सोल्युटली मिनिमम पॉसिबल डिस्टर्बेंस टू द एनवायरनमेंट। बीएन सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि इस परियोजना पर जब से काम हो रहा है उसके बीच में कोविड का भी दौर आया और अनिश्चित तौर पर उसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ा होगा। लेकिन कोविड के दौरान किस तरीके से आप लोगों ने काम मैनेज किया और कोविड के बाद कितनी गति तेज़ हुई है अब इस परियोजना के लिए? बिल्कुल, कोविड के समय में तो पूरा विश्व ही रुक गया था और केवल भारत ही नहीं बल्कि सभी तरह के सभी देश, कार्य की गति, सारे व्यवसाय, सारी मानवता, सभी सब कुछ ठप से थी। लेकिन चूँकि वहाँ पे काफ़ी हमारे लेबर कैंप्स थे और टनल में काम हो रहा था, तो उनके लिए उनका देखभाल करना, उनको कोविड से बचा के रखना, अगर कुछ है, कोई कोविड से पीड़ित है तो उसका इलाज कराना, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। हम लोग डेली जो है सुबह और शाम उनका टेम्परेचर मॉनिटर करते थे, वॉशिंग का अरेंजमेंट किया गया और उनको
एक सेफ जोन में हम लोगों ने उसको रखा, उनके लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मुहैया कराई। साथ ही साथ उनका उत्साह था कि वो खाली बैठना नहीं चाहते थे, तो उनसे हम लोगों ने काम भी लिया, क्योंकि टनल एक कन्फाइंड एरिया है, उसके अंदर जाने के बाद कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर सारे लोग कोविड फ्री हैं तो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम की गति निश्चित तौर पे धीमी हुई थी, क्योंकि उस समय जो है गैस की और कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आई थी। जैसे कटिंग वगैरह करने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं वो नहीं मिल रहा था। तो फिर भी हम लोगों ने उस दौरान भी 90% के करीब जो है प्रोग्रेस रखा था, पाया था। और जब वो कोविड का पीरियड ख़त्म हुआ, उसके बाद जो हम लोगों ने उनको प्रोत्साहन भी दिया, और प्रोत्साहित करने के बाद फिर काम को हमने सुचारू रूप से चालू कर दिया। जी दिलीप जी, चूँकि उत्तराखंड के 5 जिलों को ये परियोजना जोड़ती है, और इस परियोजना के पूरे होने के बाद हम क्या माने कितना समय की बचत होगी? क्योंकि अभी करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं अगर हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग या फिर बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत उत्तराखंड के जो 5 जिले लाभान्वित होंगे, उसमें देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला शामिल है। इन जिलों में जो रेलवे नेटवर्क है वो मजबूत होगा और ट्रांसपोर्टेशन भी मजबूत होगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के बाद जो पहले डिस्टेंस 5 से 6 घंटे या 7 घंटे में पूरी होती थी, या कहीं कि जब भारी हिमपात होता था तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती थी। तो उन सब के बीच अब जबकि ये नया प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हम 2 से सवा 2 घंटे में ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग मतलब चले जाएंगे, और उसका लाभ कई शहरों को मिलेगा। मुनि की रेती है, शिवपुरी है, मंजिल गांव है, सांकनी, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, ये सब जो शहर हैं, श्रीनगर, धारी, देवी, रुद्रप्रयाग, इन सारे शहरों के लोगों को इस परियोजना के पूरा होने से लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से जो कि देवभूमि है उत्तराखंड, और वहाँ पर 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो देशवासी जो वहाँ जाना चाहते हैं उनको लिए भी यह वरदान साबित होगा, और समय की उनकी बचत तो होगी ही, यात्रा में सुगमता भी आएगी। और यात्रा जितनी सुगम होगी, रेल से आप जानते हैं कि रेल जो है न सिर्फ इको फ्रेंडली माध्यम है, बल्कि बहुत ही सुगम और आरामदायक सफ़र के लिए जाना जाने वाला एक मोड है, और देशवासियों के लिए परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम भी है। तो जो देश के लोगों को इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद उत्तराखंड की वादियों में घूमने में काफ़ी सहूलियत होगी। सभी जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाने में सहूलियत होगी। उत्तराखंड में व्यापार के नए केंद्र बनेंगे, और जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उत्तराखंड की, खास करके इन 5 जिलों की, उसमें वृद्धि होगी। उसमें निश्चित रूप से कई नए आयाम जुड़ेंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए एक वरदान है ये परियोजना। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा प्रदीप जी। एक तरफ आपने एक धाम जोड़ा रामेश्वरम पंबन ब्रिज के जरिए, दूसरा धाम जोड़ने की लगातार कोशिश जारी है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को कि क्या किस टाइमलाइन तक आप ये काम कर सकेंगे, और कितनी जो चुनौतियां हैं अब उन्हें आप पार पा चुके हैं, क्या टाइमलाइन क्या रहेगी, कुछ अगर बता सकें? हाँ, यस, ये हमें पूरा विश्वास है कि हम दिसंबर 2026 तक इसको हम कमीशन करेंगे ये, और इसकी पूरी प्लानिंग है और उस हिसाब से काम चल रहा है। और जो भी हमारे चैलेंजेस थे, चैलेंजेस तो रहेंगे जब तक आखिरी टनल थ्रू नहीं हो जाती, जब तक, लेकिन जो अभी तक जिस तरह से काम हुआ है तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। सब, हाँ, हम आर्मिल की सब एजेंसीज़ ने, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब मुझे गर्व है हर किसी पे कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो प्रोग्रेस होती है वो हो रही है इसमें। और इंस्पाइट ऑफ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जियोलॉजी होने के बाद भी, और ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से प्लानिंग हुई इस पूरे प्रोजेक्ट की, मशीनरी जो यूज़ हुई, और जो आर्विनल है ये वर्चुअली 100% जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेलवे से ड्रॉन है। तो ये मैं जो रेलवे का जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आई विल लाइक टू गिव क्रेडिट टू इंडियन रेलवेज़ का जो ट्रेनिंग हम सब लोगों को मिलती है, उसमें उसी के कारण हम लोग इस टाइप के बेंचमार्क प्रोजेक्ट्स को कर पाते हैं। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग कौशल का शानदार उदाहरण होने वाली है ये परियोजना। ये परियोजना सिर्फ धार्मिक लिहाज से
या फिर सामरिक लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो कि उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव में रहता है और जिसे आने में अभी 6 से 7 घंटे लगते हैं, उसे भारतीय रेल के जरिए सिर्फ 2 घंटे में ये आने में लगेंगे। ऐसे में इन सभी लोगों का जो कि इस परियोजना में जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।